हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जोन। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जैव प्रक्रम पोषण के प्रकाश संश्लेषण के बारे में, अमीबा के बारे में, पोषण के कितने विधि होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने स्रोत होती है वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग ये भी देख लिए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 स्रोत की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 स्रोतों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और सूर्य की प्रकाश। जिसमें हम लोग सत्यापित किए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। कैसे इसको सत्यापित कर लिए थे। और किसी भी स्टूडेंट को कोई तरह से समस्या नहीं है। मात्र एक स्टूडेंट पूछा था कि स्प्लिट क्या है। तो बाबू, स्प्लिट जो है मेथिल क्लोराइड को हाइड्रोक्साइड से जो यौगिक प्राप्त होता है उससे हम लोग मिलाने से मेथिल क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाया जाता है, तो उसके फलस्वरूप अल्कोहल का निर्माण होता है। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अर्थात इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है एक लिक्विड है जिसमें कोई भी पदार्थ को डालने से वह गल जाता है। अल्कोहल उसे गला देता है। अर्थात सोनार के पास जाते हैं, सोना को चमकाने के लिए जिस पदार्थ में वो डालता है वह भी अल्कोहल होता है। कोई व्यक्ति शराब पीता है उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होता है। तो अल्कोहल जो होता है वो कोई भी, अल्कोहल को यहाँ स्प्लिट कहते हैं, कोई भी वस्तुओं को गला देता है जो मेथिल क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से बनता है। आप लोग केमिस्ट्री में विशेष रूप से इससे पढ़ सकते हैं किस तरह रिएक्शन करता है। ये सारा चीज जो है अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। पिछले कक्षाओं में, पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होती है। अब पत्तियों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक अंग है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहिए तो हरित लवक हो जाएगा। अगर हरित लवक नहीं है, पत्तियां है, तो कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होती है, लेकिन हरित लवक बहुत जरूरी होता है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रयोग द्वारा दिखाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आवश्यक है कैसे, इससे हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कुछ नए व्यूअर भी हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल का जो बेल आइकन है, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए आप लोग तक पहुंच सके। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है कैसे। बिल्कुल आसान है, आप लोग समझ जाइएगा, केवल ध्यान दीजिएगा। तो इसे साबित करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। इसे प्रयोग में दिखाने के लिए या प्रयोग करने के लिए गमले में लगा एक पौधे को लेते हैं। कोई भी पौधा ले लेंगे। गमले में लगा एक पौधे को ले लेते हैं जिसे 2 से 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। 2 से 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में क्यों रखेंगे बाबू? ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो। सूर्य के प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अब एक चौड़ी मुंह वाले बोतल को लेते हैं। आप बोतल को बीचे बीच इस प्रकार के काट देते हैं
और बोतल में पत्ती को इस प्रकार लगाएंगे कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर हो। बोतल पत्ती से ना गिरे इसके लिए एक स्टैंड का सहारा दे देते हैं। अब इस पूरे उपकरण जो इतना मिलाकर बना, इस सब उपकरण को 3 से 4 घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं। 3 से 4 घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, ताकि अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो। चलिए सूर्य के प्रकाश में रख दिए। 3 से 4 घंटों के बाद अब जो है पत्ती को हम लोग पौधे से तोड़ लेंगे। अब पत्ती को पौधे से तोड़कर उसमें मन या स्टार्च या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई कि नहीं हुई, इसे जांच करने के लिए एल्कोहल या स्पिरिट वाले बर्तन में पत्ती को डाल देंगे, जिसमें एल्कोहल का घोल रखा हुआ है। अब थोड़ी देर इसे गर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि पत्ती जो है रंगहीन हो जाती है। इसका मतलब पत्ती का जो क्लोरोफिल है वो स्पिरिट में घुल गए। जब पत्ती रंगहीन हो जाती है तो अल्कोहल में जो हम ईंधन दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसको ठंडा होने देंगे। जब पत्ती ठंडा हो जाएगी तो पत्ती को निकालकर आयोडीन के घोल में डाल देंगे। आयोडीन के घोल में डाल देंगे। आयोडीन के घोल में डाल देंगे तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो बोतल के बाहर था, और वह भाग रंगहीन रहता है जो बोतल के अंदर था। इसका मतलब बाहर वाले में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, अब बोतल के अंदर वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर बोतल के अंदर वाले भाग में KOH का घोल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, अर्थात इस पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, अंदर वाले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए चारों स्रोत जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने के कारण पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। इस प्रकार जो है हम लोग प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, जांच कर सकते हैं। इसको फिर से हम लोग समझ सकते हैं। एक फिगर और हम बना लेते हैं, उसके द्वारा इसको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे, किसी तरह से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पत्ती छोट बड़ होगा उससे दिक्कत नहीं है, बनावट में हो गया है, आप लोग बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। चलिए फिर से इसको स्टार्ट करते हैं हम, और आप लोग बढ़िया से इसको समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए गमले में लगा एक पौधे को लेते हैं। इस पौधे को 2 से 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो। अब एक चौड़ी मुंह वाले एक बोतल को लेते हैं, बोतल को बीचों बीच काट देते हैं। अब पत्ती को बोतल में इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर हो। बोतल पत्ती से ना गिरे इसके लिए एक स्टैंड का सहारा दे देते हैं। अब इस पूरे उपकरण को इतना पूरे उपकरण को
सूर्य के प्रकाश में 3 से 4 घंटों तक रहने देते हैं। सूर्य की प्रकाश में 3 से 4 घंटों तक रहने देते हैं। जब 4 घंटा हो जाएगा तब हम लोग पत्ती को तोड़ लेंगे। पत्ती को तोड़ने के बाद उसको स्प्रिट या अल्कोहल में गर्म करेंगे। तो हम देखते हैं कि पत्ती जो रंगहीन है, हरा है, वो अल्कोहल में डालने से क्या हो जाता है कि रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब इसका जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल या स्प्रिट में मिल गया। अब इस पत्ती को थोड़ी देर तक ठंडा होने देंगे। जब पत्ती ठंडा हो जाएगा तो पत्ती को आयोडीन के घोल वाले बर्तन में डाल देते हैं। आयोडीन के घोल वाले बर्तन में डाल देते हैं। आयोडीन के घोल वाले बर्तन में डाल देते हैं। जब आयोडीन के घोल वाले बर्तन में डालते हैं तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला होता है जो शुरुआत में, पत्ती का वह भाग नीला होता है जो बोतल के बाहर था। बोतल के बाहर था अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। लेकिन पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वह रंगहीन रह जाता है। इसका मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। अब बात आती है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं हुई। पत्ती का बाहर वाला भाग में जल जो है जड़ के द्वारा गया, सूरज का प्रकाश मिल रहा है, अंदर वाले भाग में भी सूरज का प्रकाश मिल रहा है, जल इससे बाहर वाले भाग में भी और अंदर वाले भाग में भी मिल रहा है। क्लोरोफिल इसमें भी है और इसमें भी क्लोरोफिल है। अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये वायुमंडल से पत्ती ग्रहण किया और इससे भी खुला हुआ है या इसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती भी ग्रहण किया। लेकिन बोतल के अंदर जो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, अंदर जैसे गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गैस सोख लिया। बोला पत्ती में नहीं जाना है, इधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। वो अपने सोख लिया। तो सोख लिया तो पत्ती का जो है बोतल के अंदर वाले भाग में, बोतल के अंदर वाले पत्ती जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है। अर्थात इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कमी हो गया तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ, मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। अगर इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल नहीं डालते तो इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती। लेकिन हमें प्रयोग करना था कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। चलिए इसको लिखिएगा यार। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए गमले में लगा एक पौधे को लेते हैं। गमले में लगा एक पौधे को लेते हैं। इस पौधे को 2 से 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो। अब एक चौड़ी मुंह वाले बोतल को लेते हैं। अब बोतल को बीचों बीच काट देते हैं। अब बोतल में पत्ती को इस प्रकार लगाएंगे, पत्ती को बोतल में इस प्रकार लगाएंगे कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर हो। आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर हो। बोतल पत्ती से ना गिरे इसके लिए स्टैंड का सहारा दे देते हैं।
अब इस पूरे उपकरण को 3 से 4 घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 3 से 4 घंटों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। इसके बाद पत्ती को पौधे से तोड़ लेते हैं और स्प्रिट में डालकर उबालते हैं। तो हम पाते हैं कि पत्ती रंगहीन हो जाती है। इसका मतलब क्लोरोफिल स्प्रिट में घुल गया। अब अल्कोहल को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, जिससे पत्ती भी ठंडा हो जाएगा। अब पत्ती को स्प्रिट से निकालकर आयोडीन के घोल वाले बर्तन में डाल देते हैं। तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो बोतल के बाहर था। इसका मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। लेकिन बोतल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल रहने के कारण बोतल में जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेता है, जिसके कारण बोतल के अंदर वाले पत्ती के भाग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी हो जाती है। जिसके कारण बोतल के अंदर वाले पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अतः इस प्रयोग से साबित होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ये ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा दिखाने के लिए गमले में लगा एक पौधे लिए, पौधे को 2 से 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख दिए ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो। अब एक चौड़ी मुंह वाले बोतल को लेते हैं, इसे पत्ती में इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग बोतल के बाहर हो। बोतल पत्ती से ना गिरे इसके लिए एक स्टैंड का सहारा दे देते हैं। अब इस पूरे उपकरण को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। 3 से 4 घंटों के बाद पत्ती को पौधे से तोड़कर स्प्रिट या एल्कोहल में उबालते हैं।
गर्म करते हैं, तो हम पाते हैं कि पत्ती रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब पत्ती का क्लोरोफिल स्प्लिट में घुल जाता है। अब स्प्लिट को ठंडा होने देंगे। और इसे आयोडीन के घोल में डाल देंगे। तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग नीला हो जाता है जो बोतल के बाहर था, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ, लेकिन बोतल के अंदर वाले भाग में नीला नहीं होता है, रंगहीन रह जाता है, अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, क्योंकि बोतल के अंदर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल डाला हुआ था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया, जिसके कारण बोतल के अंदर पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 स्रोत की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। चलिए इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग प्राणी संपोषी पढ़ेंगे। प्राणी संपोषी जीव, प्राणी संपोषी जीव में भोजन का ग्रहण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बताया गया था प्राणी संपोषी जीव क्या है, ये भी हम बता दिए थे कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में करता है उसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। इस विधि को प्राणी संपोषण विधि कहते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था एक कोशिकीय जीव में अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, मानव, पशु, पक्षी, जंतु, ये सब प्राणी संपोषी जीव में आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला में अमीबा के बारे में। अमीबा लिख के देख देंगे। अमीबा क्या है? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है और एक भोजन रसधानी पाया जाता है। एक अमीबा में केंद्रक पाया जाता है और एक भोजन रसधानी पाया जाता है। भोजन रसधानी में भोजन का पाचन होता है। अब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा किस चीज को भोजन करता होगा? अमीबा क्या खाता होगा? तो अमीबा जो है शैवाल के छोटे छोटे कण खाता है। शैवाल के छोटे छोटे कण खाता है, यानी छोटे छोटे शैवाल को खा जाता है। अमीबा को खाने के लिए मुंह नहीं है, तो अमीबा उत्पाद के सहारे ही खा जाता है।
उत्पाद के सहारे कैसे खाता होगा बाबू? मान लिया कि अमीबा है, इसमें केंद्रक या भोजन राजधानी हुआ, तो यहाँ पर भोजन आया, ये क्या किया, उत्पाद को यहीं से बंद कर लिया, यहाँ से खोल लिया, भोजन अंदर से लेकर नहीं आ गया। अब जब भोजन करेगा तो बेकार पदार्थ मलमूत्र भी बनेगा। मान लिया कि भोजन राजधानी में पच गया, ये बेकार पदार्थ हो गया, पुनः फिर बेकार पदार्थ को क्या करता है कि यहीं से निकाल लेता है, इस शरीर को यहाँ पर रख लेता है। यानी उत्पाद जो है, अमीबा का उत्पाद जो है बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है उस उत्पाद में, जिसके कारण अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। अमीबा जो है अपनी जनसंख्या में वृद्धि या जनन कैसे करता है? तो अमीबा जो है जनन विखंडन विधि द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा करता है अपनी जनसंख्या में वृद्धि, जिसमें विखंडन विधि होता है, अर्थात वह अपनी जनसंख्या में वृद्धि भी केंद्रक के द्वारा ही करता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है, अर्थात हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। फिर से अमीबा क्या है? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, यानी निश्चित नहीं होता है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है और भोजन रसधानी पाया जाता है। भोजन रसधानी में भोजन का पाचन होता है। अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुटपाद के सहारे जाता है, यही कुटपाद है इसका ऊपर वाला भाग, कुटपाद के सहारे जाता है। अमीबा कुटपाद के सहारे भोजन भी करता है, बेकार पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ को बाहर भी कुटपाद के सहारे ही करता है। अमीबा का भोजन शैवाल का छोटा छोटा कण है। शैवाल क्या है? तो चापाकल के पास में देखते हुए काई बैठा रहता है हरा चीज का, वही शैवाल होता है। अमीबा जो है जनन अलैंगिक विधि द्वारा करता है, अलैंगिक जनन के द्वारा करता है। विखंडन विधि द्वारा, अलैंगिक जनन में ही होता है विखंडन विधि। आपसे पूछ दे कि अमीबा क्या है, अमीबा का वर्णन करे, तो हम लिखेंगे। लिखिए अमीबा क्या है, लिख के दे दीजिए। लिखिएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार अनिश्चित होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके कुटपाद में परिवर्तन होते रहते हैं। कुटपाद यानी चलने वाला कुटपाद, इसी के माध्यम से, कुटपाद के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। कुटपाद में परिवर्तन होते रहता है। अमीबा में एक केंद्रक होता है, अमीबा में एक केंद्रक होता है तथा भोजन रसधानी पाया जाता है, भोजन रसधानी में ही भोजन का पाचन होता है, भोजन रसधानी में ही भोजन का पाचन होता है तथा बेकार पदार्थों का निष्कासन भी कुटपाद के सहारे करता है, तथा बेकार पदार्थों का निष्कासन भी कुटपाद के सहारे करता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण हैं। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण हैं। अमीबा में जनन अलैंगिक विधि द्वारा संपन्न होती है, अलैंगिक विधि द्वारा संपन्न होती है।
अलैंगिक विधि द्वारा संपन्न होती है। चलिए ये हो गया आपका अमीबा। ठीक है, किसी तरह से परिवर्तन, किसी तरह से कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे कि पैरामीशियम है क्या। पैरामीशियम पैरामीशियम लिख के कहते हैं। पैरामीशियम के बारे में हम लोग जानेंगे। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है, जो लगभग चप्पल की आकार की होती है। कैसा होता है इसका आकार? इसको हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार जो है अमीबा का चित्र होता है। ये जो है इस प्रकार अमीबा का चित्र होता है। यहाँ पे खुला हुआ रहता है, ये डायरेक्ट यहाँ जो है भोजन होता है। इसके ऊपर ये जो धारी वाला भाग है, ये रेशेदार जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सिलिया कहते हैं। ये देखिए लगभग चप्पल की आकार की है, लगभग जो है चप्पल की आकार की है। इसी को हम लोग पैरामीशियम कहते हैं। इतना बड़ा है नहीं, एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय है ये भी, लेकिन ऐसा जो है इसका आकृति देखा गया है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, जो इसमें रेशेदार भाग दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। इस सिलिया के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ये सब जो दिखाई दे रहा है पैरामीशियम में भोजन रसधानी है। क्या है? भोजन रसधानी है। ये सब जो है पैरामीशियम का भोजन रसधानी है। लिख सकते हैं यहाँ पे भोजन रसधानी है, भोजन रसधानी है। ये सब जो है यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये भोजन कण कह लीजिए इसको। ये सब क्या है? भोजन के कण है। भोजन डायरेक्ट करता है एक निश्चित स्थान से। मनुष्य जो भोजन करता है मुंह के द्वारा, जहां से भोजन करता है उसको मुंह कहते हैं। लेकिन ये पैरामीशियम एक कोशिका का है, तो ये भोजन जो करेगा उसको कोशिका मुख कहेंगे। इसलिए भोजन एक निश्चित स्थान से करता है, एक निश्चित स्थान से भोजन करता है। इसे हम लोग कोशिका मुख कहते हैं। ये जहां से भोजन करता है बाबू, इसी को कोशिका मुख कहते हैं। कोशिका मुख मतलब कोशिका मुख, यानी यहाँ से भोजन करता है निश्चित स्थान से। यहाँ से भोजन, जहाँ से पैरामीशियम भोजन करता है, इसको कोशिका मुख या फिर एक नाम इसको है साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम कहते हैं। क्या है? साइटोस्टोम कहते हैं। इसको साइटोस्टोम भी कहते हैं। समझ गए? अब समझेंगे कि पैरामीशियम है क्या। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है, जो लगभग चप्पल की आकार की होती है, जो लगभग चप्पल की आकार की होती है। इसके ऊपर वाले भाग में रेशेदार होती है, जिसे हम लोग सिलिया कहते हैं। और सिलिया के द्वारा ही पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। पैरामीशियम जो है एक निश्चित स्थान से भोजन करता है,
जिसे हम लोग कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अब पैरामीशियम का भोजन किया है तो इसका भी भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण है। अमीबा पैरामीशियम जो है प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखा जाता है कि पैरामीशियम या अमीबा, पैरामीशियम या अमीबा, ये प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार निश्चित होता है, यह भोजन एक निश्चित स्थान से करता है जिसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। पैरामीशियम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान सिलिया के द्वारा जाता है, अर्थात पैरामीशियम के ऊपर वाले रेशेदार भाग को सिलिया कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। अब पैरामीशियम का भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसकी बात हम लोग करें, इसको फिगर बना लीजिए, और लिखना चाहते हैं तो लिखिए। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है जो लगभग चप्पल की आकार की होती है। इसका आकार निश्चित होता है जो लगभग चप्पल की आकार की होती है। पैरामीशियम के ऊपर रेशेदार भाग होती है, पैरामीशियम के ऊपर रेशेदार भाग होती है जिसे सिलिया कहते हैं। यह सिलिया के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यह सिलिया के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यह भोजन एक निश्चित स्थान से करता है, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण होता है, जिसका पाचन भोजन रसधानी में होता है। अब जो है इस चैप्टर में मात्र जो है मानव के आहार नाल के बारे में पढ़ना है। बाकी जो है प्राणी संपोषित जीव में एकमात्र मानव का आहार नाल है, जो आपको अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में आपका चैप्टर जो है जैव प्रक्रम अपोषण समाप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम जितना भी आपको पढ़ाते हैं इससे ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और एक भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं होगा जो हमको दोबारा पढ़ाया नहीं गया होगा। सारे प्रश्न को जो है हम आपको एक निश्चित रूप में एकत्रित करके आप इस चीज को बता दिया जाता है। इसे बढ़िया से देखिएगा, इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न तो कहना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो जैसे ही आप वीडियो देखिएगा, बुक उठा के देखिए, आपका प्रश्न धराधर बनते जाएगा। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऐसे भी चैप्टर में बहुत कम प्रश्न हम आप लोग को लिखवाते हैं। प्रत्येक चैप्टर में मात्र 5 या 6 सब्जेक्टिव रहता है। अगर जितना हम आप लोग को पढ़ा देते हैं उतना यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं, हजम कर जाते हैं, तो आपको बायोलॉजी में किसी तरह से समस्या नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण गारंटी है। तो आपका जो क्लास है जैव प्रक्रम अपोषण, नेक्स्ट क्लास में जो है खत्म हो जाएगा। इसे आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा
और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को बताया जाएगा, व्याख्या सहित बताया जाएगा। लेकिन हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बताया जाता है इसको बढ़िया से देखिए, ताकि जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो है करवाया जाए तो चेहरा पर मुस्कान दिखे। प्रत्येक प्रश्न को हल करते जाइए, ठीक है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बगल का जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे आप दबाने से आप ही को फायदा होगा। अगर जो भी मेरे द्वारा वीडियो या नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा आप तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद।